नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? हम लोगों की घटना चक्र पूर्वावलोकन की 2026 की जो नई एडिशन है उसकी सीरीज चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री के संबंध में ये हमारा चौथा लेक्चर होगा और इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। हम लोग घटना चक्र को ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे पहले हम लोग इसके थ्योरी को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस जो होते हैं उनको लगाते हैं और कोशिश हमें यही करना है कि इसी टाइम पीरियड में आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। बात समझ में आ रही है? आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस 6 दिसंबर को लगी हुई है, यूपी एआरओ आरओ लगा हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ लगा हुआ है और लोअर पीसीएस भी है। इन सभी को देखते हुए ये हम लोगों का घटना चक्र न्यू एडिशन 2026 की बुक हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में ही वो हुआ था बंगाल विभाजन, ठीक है। और 1905 में देखिए डेट यूपी पीसीएस की दृष्टि से जो डेट होते हैं ना वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया, ठीक। और लॉर्ड मिंटो से एक बात याद आई कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लॉर्ड मिंटो से संबंधित एक चीज़ पढ़ा था। क्या था कि 1906 में एक प्रतिनिधि मंडल शिमला समझौता शिमला में मिला था मुसलमानों का। याद आ रहा है? जिन्होंने प्रीवियस क्लास देखी उनको याद होगा। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव बनाया गया। याद रहेगा, 2 पॉइंट निकल गया कि 1905 में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बनाया गया और जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। और इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 या इसी को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसको मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना। यही 1906 में आगा खां तृतीय के नेतृत्व में लोग एक शिमला में एक मुसलमानों का प्रतिनिधि मंडल मिला था लॉर्ड मिंटो से और उसी समय इन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की मांग की थी। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, मंडल की मांग की थी। तो उसी को 1909 में स्वीकार कर लिया गया था और यही स्वीकार करना इनका सबसे बड़ा दोष बन गया, ठीक है। गांधी जी ने मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ये कहा था। तो आपसे पूछ सकता है कि किस एक्ट के बारे में, किस काउंसिल के बारे में, ठीक है। गांधी जी ने ये कहा था कि इसने हमारा सर्वनाश कर दिया है, तो वो बात कर रहे होंगे मार्ले मिंटो सुधार की, ठीक। जवाहरलाल नेहरू ने कहा इससे उनके मतलब मुसलमानों चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गया जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया। इसने शताब्दियों से चल रही एकीकरण और समन्वय की प्रक्रिया को उलट दिया, ठीक है। तो सर्वनाश की बात कौन कर रहा है? सर्वनाश की बात कर रहे हैं गांधी जी। किसके बारे में? मार्ले मिंटो सुधार के बारे में, किसने हमारा सर्वनाश कर दिया। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इसने मुसलमानों को बाकी लोग से अलग कर दिया। किस एक्ट के द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के द्वारा। याद रहेगा। आइए प्रश्न करते हैं, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में।
कब? 1909 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर, देखिए बार बार याद चीज आ रही है, आपको इसी में याद करना, अलग से कोई टाइम निकालना नहीं है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बनाया गया और जॉन मार्ले को भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। ठीक। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बताइए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, हाँ इसी की बात की गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ठीक है। पृथक निर्वाचक मंडल की। ठीक है, याद रहेगा। भारत शासन अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना, यही सबसे बड़ा दोष था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे वह जिसने अंततः देश का विभाजन कर दिया, वो कौन था? 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का संरक्षण, 1909 याद करिए। इसी के बारे में गांधी ने कहा था कि साला इसने हमारा सर्वनाश कर दिया। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि इसने मुसलमानों को औरों से अलग कर दिया। ठीक, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा? लॉर्ड मिंटो को कहा था। बेहद वेरी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, जो कि 26 जुलाई को लगा हुआ है, और यूपीपीसीएस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है। याद रहेगा। ठीक, राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को कहा गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोगों ने मार्ले मिंटो सुधार को पढ़ लिया है। छोटा था तो हम लोग एक टॉपिक और आज को पढ़ लेते हैं, वो है दिल्ली दरबार और उसकी राजधानी में परिवर्तन। ठीक, दिसंबर 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आगमन पर दिल्ली में एक दरबार का आयोजन हुआ, जिसे तृतीय थर्ड दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने न केवल बंगाल के विभाजन को रद्द घोषित किया, बल्कि कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाई। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया तथा उड़ीसा, बिहार, छोटा नागपुर क्षेत्र को इससे अलग कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा नाम से एक नए प्रांत की घोषणा की गई। यह प्रांत 1912 में अस्तित्व में आया। घोषणा में असम को पुनः चीफ कमिश्नर बनाने की बात की गई। याद रखिएगा, असम को क्या बनाया गया था? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया था। याद रहेगा। कोई दिक्कत? आइए प्रश्न करते हैं। कह रहा है कि कौन सी घटना 1911 में घटी थी? अच्छा, बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था, सही बात है। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, सही बात है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, नहीं, ये तो 1916 में हुआ था, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1911 में। राजधानी कब बदली? 1911 में। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1911 में। अच्छा, एक बात बताइए, जिन्होंने प्रीवियस क्लास किया होगा उनको याद होगा कि लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोगों ने ट्रिक बताया था कि आखिर कौन सी मजबूरी रही होगी, आखिर कौन सी मजबूरी रही होगी कि जो चरमपंथी और नरमपंथी आपस में मिल गए थे। वो कौन थे? मजूमदार साहब। कौन? मजूमदार साहब थे। याद रहेगा। चलिए, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। और 11 में इसको दिल्ली चेंज कर दिया गया। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 1911 को
तीसरे दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई। उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात हो रही है यहाँ पे, कार्यकाल में कलकत्ता दिल्ली ट्रांसफर हुआ और 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई। देखिए स्थानांतरण हुआ था, स्थानांतरण 1911 में हो गया था, लेकिन बना कब था? 1912 में। और उस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग के समय। हमने एक ट्रिक बनाया था कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को ट्रांसफ़र करना बहुत हार्ड है। जब हम लोग याद करते थे तो हम लोग ने ऐसे याद किया था कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को ट्रांसफ़र करना बहुत ही हार्ड है। तो हार्ड से क्या बन गया? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की यहाँ बात हो रही है। ठीक, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई, उस समय भागा वायसराय कौन था? हार्डिंग था, हार्ड था। ठीक, दिल्ली की राजधानी बनी कब? 1911 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा होती है 1911 में और कलकत्ता से दिल्ली उसका ट्रांसफर होता है 1912 में। ठीक, घोषणा होती है 11 में, बनता है चेंज होता है 12 में। ठीक, किस वर्ष भारत की राजधानी से जानते हैं? 1912 हस्तांतरित हुई थी। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब ट्रांसफर कब किया? 1912 में। ठीक, अब देखिए यहाँ बार बार बात हो रही है तीसरे दिल्ली दरबार की। अच्छा, तो इससे पहले दो और हुए होंगे। पहला हुआ था, फर्स्ट दिल्ली दरबार हुआ था 1877 में। कब हुआ था? 1877 में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आपको, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आ सकता है। पहला दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877 में। दूसरा दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1903 में। दूसरा दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1903 में। और तीसरा दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1911 में। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली दरबार पहला 1877 में किसके द्वारा हुआ? लॉर्ड लीटन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लीटन के द्वारा। क्यों हुआ? इसमें क्या हुआ? इसमें महारानी विक्टोरिया को आधिकारिक तौर पर भारत की सामग्री कैसरे हिंद घोषित किया गया था। याद रखिएगा, प्रश्न अगर टफ बनाएगा तो पूछ सकता है आपसे कि भारत की राजधानी महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री किस दिल्ली दरबार में घोषित किया गया था? तो 1 2 3 दे देगा, तो आपको क्या टिक करना है? पहले दिल्ली दरबार जो कि 1877 में हुआ था, उस लॉर्ड लिटन के समय हुआ था, उसी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कैसर ए हिंद घोषित किया गया था। याद रहेगा। फिर दूसरा दिल्ली दरबार होता है 1903 में। दूसरा कब होता है? 1903 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगर नहीं भी याद है ना, तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो याद है कि उस समय वो थे, लॉर्ड कर्जन थे, तो उसके आसपास ही इनका नाम आ जाएगा। याद रहेगा ना। तो दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें किंग एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए। किसका जश्न मनाने के लिए? किंग एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए। और तीसरा पता ही है आप लोग को। ठीक है, अब आते हैं किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? सबको पता, 1911। हस्तांतरण कब हुआ था? अगर यही बात बोलता ट्रांसफर की, तो हम लोग मारते 1912। याद रहेगा। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग पर। किस पर? लॉर्ड हार्डिंग पर। इस पर दिल्ली षड्यंत्र केस बोलते हैं। देखिए हुआ क्या था, देखिए 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 23 दिसंबर 1912 को नई राजधानी दिल्ली में राजकीय प्रवेश के अवसर पर चांदनी चौक से गुजरते समय हाथी पर सवार वायसराय हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था। कब? स्पेसिफिक डेट पूछ लिया तो 23 दिसंबर 1912 को। याद रहेगा, 23 दिसंबर 1911 को। ठीक, 12 को सर। ठीक है। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया? तो लॉर्ड हार्डिंग को फेंका गया। ठीक। क्रांतिकारी जो हार्डिंग
बम कांड में शामिल नहीं था, पूछ रहा है। तो देखो, भगवती चरण वोरा थे, अवध बिहारी थे, भगवती चरण वोरा नहीं थे, सॉरी वोरा नहीं थे, ठीक है। हार्डिंग बम कांड, जिसको दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं, इसमें 14 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था। संख्या पे मत जाइए, संख्या कहीं 11, 12, 13 भी मिल सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस में कौन शामिल था? अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास को फांसी दे दिया गया, ठीक। प्रश्न पूछ सकता है कि दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस में किसको फांसी दिया गया था? तो अवध बिहारी को दिया गया था, मास्टर अमीरचंद को दिया गया था, बाल मुकुंद को दिया गया था और बसंत विश्वास को दिया गया था, ठीक। बलराज और हनुमंत सहाय को आजीवन कारावास दिया गया। किसको? बलराज और हनुमंत सहाय को आजीवन कारावास दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, प्रश्न बनाएगा तो यही सब बना देगा, ठीक। बलराज और हनुमंत सहाय को आजीवन कारावास दिया गया। इस केस में दीनानाथ, वेरी इंपॉर्टेंट, दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए। बीपीएससी इस प्रकार के प्रश्न पूछने में माहिर है, याद है ना, बत्तख मियाँ वाला केस, तो उसी प्रकार ये भी है। पूछ देगा कि दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? तो कौन बन गया था? दीनानाथ बन गए थे। और इस दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस में जो मुख्य भूमिका निभाए थे, रास बिहारी बोस। कौन? रास बिहारी बोस जापान भाग गए और मुकदमा से बच गए, ठीक। याद रहेगा, ये पूरा ही वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये सब, ये पूरा याद कर लीजिएगा, याद रहेगा। चलिए देखिए, बंगाल में गठित 20वीं शताब्दी के प्रारंभ 1902 में एक गुप्त संस्था थी, नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अनुशीलन समिति तत्व से लिया गया था। स्थापना प्राणता मित्र और सतीश चंद्र बोस ने किया था। किसने? ये किसकी बात कर रहे हैं लोग? अनुशीलन समिति की, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति। कौन समिति? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? प्राणानाथ मित्रा और सतीश चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। आगे आते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1912 में प्राप्त हुआ था, जब रद्द हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया था। बीपीएससी का एक प्रश्न ये हो सकता है, ठीक है। चलिए, हो गया। तो हम लोगों ने 2 टॉपिक आज कवर कर लिया अच्छे से, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और पढ़ाई रखिए। कोशिश करिए किसी वीडियो में आपको अलग से तैयारी ना करना पड़े, इसी वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ें क्लास में याद हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। यार रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या?